हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल डायरो साइंस में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर सकते हो। मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो का जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उस सबको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको जो है टैकल कर सकते हो। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर, तो आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बेसिकली इसी के लिए मैं आप लोगों को बना के लाया हूँ कि आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो वीडियो मैंने इससे पहले कर रखा है, उस समय जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं वो काफ़ी सारा इसी से मैच करता हुआ आ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ जो क्वेश्चंस आ रहा है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बच्चों को जो है जो मैंने पढ़ा रखा है तो उस तरीके से हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है, काफ़ी सारे वीडियोज भी मैंने करे हुए, तो वीडियोज के अंदर में जो मैंने करवा रखा है वही बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ड्रॉपर से तुमने क्या किया है, H2SO4 को उसके अंदर डाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ इसके अंदर यहाँ से गैस निकल हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा है इसमें, लिटमस पेपर रखा हुआ है, तुमने एक लिटमस पेपर रखा हुआ है और उस लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब कौन सा चेंज करेगा वो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लिटमस ने अपना कलर चेंज कर दिया है, तो चेंज किसके वजह से किया है? एसिड के वजह से किया है ना। एसिड के वजह से किया है ना। और एसिड के अंदर क्या होता है, हर एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन होता है, ठीक है। तो H+ आयन होने की वजह से जो है ये एसिड जो है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C, ओनली 3। मतलब जो ऑप्शन नंबर C है ना, ये कह रहा है कि H+ आयन के वजह से जो है आपका जो ये जो कलर है लिटमस का वो चेंज हो चुका है, जो कि ब्लू से रेड हो चुका है, ठीक है। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था और रेड हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं अभी हम, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, पढ़ा रखा है मैंने। और रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये चीजें याद रखिए, ये फंडा, बस बात क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको रिएक्टेंट साइड पे ध्यान देना है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। देखो MnO2 जो है, ठीक है, ये यहां जाके MnCl2 बन गया। क्या इसके अंदर से Mn के साथ पहले O2 था, अब जब ये इस साइड आया प्रोडक्ट वाले साइड में, तब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे जो HCl है, क्लोरीन के साथ पहले कौन था? हाइड्रोजन था, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन ने इसका साथ छोड़ दिया है। जब हाइड्रोजन किसी का साथ छोड़ता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या इतना क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल जो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आप लोग यदि पढ़ोगे तो आपको बी ऑप्शन जो है सही दिखेगा, क्योंकि MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ है MnCl2 में और HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी हमने देखा, तो कुछ इस तरीके से हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्नर है जिसके ऊपर आपने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया है। मैग्नीशियम एक तरीके का रिबन होता है, फित्ते की तरह होता है। इसको जब आप जलाते हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। और जब ये जलता है ना, जलता है तो फुलझड़ी की तरह इसके अंदर से आग निकलती है, व्हाइट कलर की, फुलझड़ी की तरह जलता है, ठीक है। फुलझड़ी बोले तो जैसे कि आप लोगों ने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, जैसा लाइट उसके अंदर से निकलता है ना आंखों में चुभने वाली, वो लाइट, उस तरीके का व्हाइट लाइट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। और व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। इतना क्लियर है? अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं हम। पहला क्या है, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ये तो सरासर गलत है, देख के पता लग गया।
कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज अबाउट। अब लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये भी सरासर गलत है। तीसरा देखते हैं अब हम, इसमें कह रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट से, मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट निकला है उसके अंदर से, क्या हुआ है, फुलझड़ी की तरह जला है ना इस तरीके से, तो सी ऑप्शन तो सही है। चौथा देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ये गलती है, रेडिश ब्राउन गैस विद स्मॉल फॉलिंग बर्निंग सल्फर हैज अबाउट, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या इतना क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को कह रहा है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे 3-4 चीजें दे रखी है, इन सब में से आपको चूज करना है कि क्या क्या है। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो कार्बन भी नॉन मेटल है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन जो है क्या है, वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, पहले से तो कुछ पता नहीं लग रहा खास। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, पता लग रहा है, वेरी गुड। दूसरा, इसके बाद कह रहा है कि क्लोरीन, पानी को सही साफ करने में किसका यूज होता है? बताया था मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, क्लोरीन का यूज होता है पानी को साफ करने में, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो देखो पहला सी और डी तो आपका ऐसे ही कट गया, बच गया 2, ए और बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। रेस्पिरेशन के अंदर, जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में? आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो C6H12O6, ग्लूकोज को जब हम क्या करते हैं, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करूंगा, उसमें से देख लेना। इसके जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो वाटर का रिएक्शन बनता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी निकलता है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, एज इट इज देख रहे हो, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पहली बात की ए भी गलत हो गया, बचा क्या? बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो गया। अब फॉर्मेलिटी के लिए हम देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई भी चीज को जला दोगे तुम ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब उतने अच्छे तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मतलब आधा जलेगा, आधा जला सा रह जाएगा। तो उस केस में जो गैस निकलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही जहरीला गैस होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो यदि एंजॉय कर रहे हो, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें, ताकि वो भी इस ज्ञान से दूर न रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जब एक कॉपर कॉइन को आपने कहां पे रखा, एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर क्या है? फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है FeSO4, इसके अंदर आपने कॉपर को रख दिया, क्या रिएक्शन होगा? इसमें 4-5 पॉइंट है, मैं आपको आसानी समझा रहा हूं। क्या इसके अंदर रिएक्शन होगा? देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताया था एक, ये केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, ऐसे लिख के। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साफ साफ पता लग रहा है, यदि होता तो ये क्या करता है, ये दोनों कपल्स होते हैं आपस में, बताया मैंने, और ये जो है एक हैंडसम सा लड़का आता है। अब ये हैंडसम है कि कलुआ है, डिसाइड करेगा कौन? ये रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कौन? ये रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रहता है वो ज्यादा हैंडसम होता है, मतलब रिएक्टिव होता है, और नीचे वाला क्या होता है? कम हैंडसम होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो एक बात बताओ, आयरन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड, जो मतलब उसकी कपल्स है आपस में, तो इसके साथ ये रह रही है पहले से। ठीक है, FeSO4 क्लियर है, FeSO4, Fe एक बढ़िया सा लड़का है। ठीक है, अब ये कॉपर आया है एक कलुआ, एक बात बताओ, क्या ये कलुए के साथ ये जाना चाहेगी? CuSO4 बनाएगी? ये होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलुआ है, वो उससे ज्यादा हैंडसम तो उसका खुद वाला है जो अभी है, तो ये उसको छोड़ के नहीं जाएगी। यदि कोई हैंडसम वाला आता तो चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, वो उसको लेके नहीं जा पाएगा। तो आप सब 4-5 क्वेश्चन यदि देखोगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ओहो क्वेश्चन तो ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा ये कि रिएक्शन एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा इस रिएक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि रिएक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर आया है वो क्या है? कम रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं मैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, चलो
और वीडियो समझ में ना आए तो उसको वापस से रिपीट करके देख सकते हो, रिवाइंड करके, है ना, वीडियो ही तो है, ना समझ में आए और यदि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भेज सकते हो मैसेज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता ने एक पीएच पेपर के ऊपर एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसने डाला है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है पीएच पेपर 1 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक जो है एसिड के लिए होता है, ठीक है। जो जितना स्ट्रांग होता है वो उसका पीएच उतना ज़्यादा कम होता है, उतना कम वैल्यू होती है, और जो वीक होता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होता है। तो कह रहा है एसिड, तो एक बात बताओ, एसिटिक एसिड एक जो है वो वीक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो है वो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे देखो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियस सी बात है, एसिटिक एसिड का पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। पीएच एसिड लेस देन, लेस ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीट इन एक्वस सॉल्यूशन, नहीं, क्यों होगा भाई, वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है उसके अंदर, ठीक है। ये वीक एसिड है, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। एसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इतना इजी क्वेश्चन फालतू का दे रखा है इसने, ये तो ऐसे ही ऊपर से एलिमिनेट हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब 7th क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ फिलहाल, ठीक है। देखो इसके अंदर आप लोगों को 4 कंपाउंड दे रखे ए बी सी और डी, ठीक है। इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। इतना क्लियर है? अब कह रहा है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए एंड बी, ए जो है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बी के अंदर हाइड्रो और कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया एज इट इज, ए और बी जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। पहले बता दो, अनसैचुरेटेड जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो देख लोगे आप। यदि उससे पता नहीं लग रहा, देखो इसमें तो दोनों में डबल बॉन्ड है तो बोलोगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी तो बात ही है, ये तो सैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो रखा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, यदि ए के अंदर आप लोग हाइड्रोजनेशन करोगे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। यदि ए के अंदर यदि आपने हाइड्रोजन ऐड किया है, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम वगैरह का यूज करते हैं, तो इसके प्रेजेंस में ये क्या कह रहा है, ए से सी बन जाएगा, ठीक है, ए से सी बन जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? तो यस होगा। इसके अंदर क्या होता है, ये तोड़ देता है इस बॉन्ड को ब्रेक करके, और इस यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है दोनों साइड, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो सी पार्ट सही है। डी कह रहा है कि एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस टू बी टू डी, बी को डी में बदल देता है यदि आपने पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे रख देते हो तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, डी से बी में करते हो तब होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बस इतना से मतलब रखो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, आगे जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन जो है, ये बच्चे देख के सन्न रह चुके थे, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है, ये होता है एपिडर्मिस का लेयर, 9th क्लास में से पढ़ा रखा है, और 10th में भी आप लोगों को बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया था, लाइफ प्रोसेस के अंदर डायग्राम वगैरह को थोड़ा अच्छे से देखा करो, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, ये सबको सन्न कर चुका है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो होता है ना, ये वाला लेयर्स, ये दोनों लेयर जो है, इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन है लीव का, इसके अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, दूसरे और तीसरे पार्ट में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कि सेकेंड और थर्ड ये दोनों पोर्शन के अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है सॉरी। इसके अलावा आप लोगों को कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कि इसने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि दे रखा है आपको नीचे। यहाँ पे एक्स के बारे में बताना कि एक्स क्या है, that can absorb the gas which evolved as a byproduct of respiration। बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसके अंदर?
ये क्या करता है एक्स, यहाँ पे क्या होगा, ये एक पन्नी है उसके अंदर ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जो कंपाउंड यहाँ पे एक्स रखा हुआ है ये क्या करेगा, जो भी उसके अंदर प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो KOH जो है यहाँ पे एक्स कंपाउंड है जो कि क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा 10वां क्वेश्चन है कि इफ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर ड्वार्फ पी प्लांट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल टॉल। ठीक है, पहली बात हम पेरेंटल जनरेशन की बात करते हैं। सपोज करो पेरेंट जो है जिसके अंदर क्या है, टी टॉल है, प्योर टॉल है, ठीक है, उसको छोटे प्लांट के साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या किया है, क्रॉस किया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले का ये, दूसरे का फर्स्ट, पहले का ये, दूसरे का सेकेंड, ठीक है, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का, दूसरे का सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो बना क्या है, एक टी और एक टी, एक टी एक टी, एक कैपिटल स्मॉल बनेगा। तो इसमें सारे के सारे प्लांट आप देख सकते हो कि इसके अंदर डोमिनेटिव जीन है, और डोमिनेटिव जीन की वजह से सारे प्लांट कैसे होंगे, सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। मतलब F1 जनरेशन में जो आपके सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं। तो जहां पे 100% है, किसमें, व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। F1 जनरेशन में कितना, 100% टॉल है ना, और F2 में 75 होगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे और कुछ दे नहीं रखा है। लेकिन हम अभी आप लोगों को बताते हैं कि इसके अंदर से सपोज करो एक दो प्लांट हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है, दो प्लांट हमने कुछ इस तरीके से लिया है। इसके अंदर देखो अब ये क्या होगा, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, और ये सेकेंड, ये सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि टी, ठीक है, टी, ये छोटा वाला टी, इस छोटे वाले टी के साथ बड़ा वाला टी, और इस छोटे वाले टी के साथ छोटा वाला टी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट जीन है, लेकिन इसके अंदर रिसेसिव जीन है, दोनों छोटे छोटे होते हैं। ये प्लांट बनेगा स्मॉल, और बाकी के प्लांट बनेंगे, ये बाकी के प्लांट बनेंगे टॉल। ठीक है, ये प्लांट बनेंगे टॉल। तो 75%, अबाउट 75% जो है F2 जनरेशन में हमारा प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, और 25% प्लांट जो है वो शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैं, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस में भी करवा रहा हूँ, जिसको आप लोगों को जितना देखना है ना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही देख सकते हो, काफ़ी है। लेकिन ये भी मैं करवा रहा हूँ, देख लेना इसको। ठीक है, बाकी इसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलो इसके अलावा अब ये 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट्स एप्रोप्रिएटली। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट सही दिखा है, एक बात बताओ, जड़ जो है, क्या जड़ हमेशा नीचे की तरफ आती है क्या, जड़ नीचे, यहाँ पे सॉरी, जड़ जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, जड़ तो नीचे की तरफ आता है, सही बात है, वेरी गुड। कोई पॉट यदि गिर गया है तो उसका जड़ हमेशा नीचे की तरफ आता है, वेरी गुड, ये तो सही है। क्या उसका जो सूट है, जो उसका तना है, वो भी नीचे की तरफ आएगा क्या, नहीं, उसका तना जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट क्या है, गलत है। बी पार्ट में देखो, इसका सूट तो सही जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है, पोट गिर गया तो भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका जड़ हमेशा नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर कैसे चला जाएगा भाई, जड़ बाहर तो नहीं निकल जाएगा, नहीं होता। तो बी वाला भी क्या है, गलत है। सी वाले में देखो एक प्रॉपर दे रखा है, इसमें देखो जड़ जो है जमीन की तरफ है, और इसका जो सूट है, जो तना है, वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, जो आंसर है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि क्या है, सी वाला पार्ट आपका सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना कि क्वेश्चन में क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा डायग्राम जो है वो सही दिखा रहा है, कौन सा सही है, तो सी वाला सही है। तो सी वाला सही है कौन से में, डी ऑप्शन में, तो वो हमने लगा रखा है। ठीक है, इसके अलावा 12वां क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि कौन सा डायग्राम के अंदर, इस कौन से केस के अंदर जो है ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि जितने अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर क्रॉस में, उतना ज्यादा वेरिएशन शो करेगा। तो यहाँ पे देखो, कोई एक ये पेरेंट है और ये एक पेरेंट है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं सी वाला पार्ट, इसमें तो इसी फ्लावर से उठ के इसी फ्लावर में आ रहा है, मेल वाला पोलन ग्लैंड उसी फीमेल के फ्लावर के अंदर आ रहा है। तो ये तो होगा सेल्फ पोलिनेशन। क्या, सेल्फ पोलिनेशन। ए वाले में देखो, ए वाले में भी खुद में से उठ के खुद में ही आ रहा है, ये भी हो गया सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, बी में देखो तुम, बी में क्या है, इस वाले प्लांट से उड़ के कहां पे जा रही है, मधुमक्खी लेके इसको यहाँ पे, तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और ये वाला जो है, ये इसमें भी देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी है क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें दो पेरेंट जो है इन्वॉल्व हुए हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा जो है, किसके अंदर ज्यादा, चूज द ऑप्शन दैट विल शो ए मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम वेरिएशन कौन देगा, जिसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेल्फ पोलिनेशन में तो उसी के प्रॉपर्टीज रह जाएंगे, है ना, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन कौन शो कर रहा है, बी एंड डी, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी,
क्लियर है इतना, बी एंड डी वाला, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक हो चुका था, यहां पे देखो 13 क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है, जिसको कुछ मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है, कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम्स हॉट। अब एक बात बताओ, जब किसी तार को ऐसे छोड़ के कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के बाद गर्म हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस उसका क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। अब बोलोगे क्यों बढ़ जाता है, एक बात बताओ, कोई चीज ये है, ये कॉपर का वायर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको मैं गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे पहले जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स वगैरह थे, वो पास पास आराम से मस्ती से बैठे हुए थे, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको गर्म करना स्टार्ट किया, अब वो मॉलिक्यूल्स जो एटम्स वगैरह वो उछल कूद करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वाइब्रेट करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और वाइब्रेट करने की वजह से उस मतलब बहुत ज़्यादा कोलिजन होती है, और कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस केस में जो है यदि आप लोग को याद रखना है कि टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, मैं आसानी से समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में 9th क्लास में ये वाला पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और ये भी इससे पहले मैंने मैग्नेट वाला कर रखा है, उसमें देख लेना उसको ठीक है। ये होता है मदर, सॉरी ये होता है फादर, मदर और चाइल्ड। एफ से होता है फोर्स, एम से होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सी से होता है करंट, ठीक है, सी से होता है करंट। ये तीनों आपस में कितने 90 डिग्री पे हैं, कैसे हैं, 90 डिग्री पे होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। इसके बीच में भी 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री, और इसके बीच में भी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ऐसे कर लेना आप लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो पोल्स जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, कि जो करंट जो है वायर का वो रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, और इसके अलावा जो डायरेक्शन जो है मैग्नेट का वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, इसके अंदर क्या कह रहा है, ये है नॉर्थ पोल, यहाँ पे देखो ये है नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाता है कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड मदर इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ जाता है। इसके अलावा जो करंट जो है, करंट तार ऐसे लगा हुआ है इसके अंदर, देखो तार कैसे लगा हुआ है, तो तार कुछ इस तरीके से लगा हुआ, करंट मान लेते हैं कि हम इधर की तरफ आ रहे हैं, तो करंट ये है, करंट करंट मेरी तरफ आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आप लोग देख पा रहे हो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना, फोर्स किधर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है ना इस केस में। और एक बात बताओ, यदि मैंने ये जो करंट जो आ रहा है, ये वाला करंट जो आ रहा है, इस करंट को मैंने रिवर्स कर दिया ऐसे उस साइड में कर दिया, तो करंट इधर की तरफ आप लोगों की तरफ होगा। अब करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही है, तो फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, किधर की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ। इसी तरीके से आप यदि साउथ को, इसको नॉर्थ को साउथ कर दो, साउथ को नॉर्थ कर दो, तो इस केस में भी क्या होगा, इधर से ये जाने लग जाएगा, और इधर से करंट ऐसे आ रहा है, इस केस में भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। तो दो पोजीशन में जो फोर्स हमें देखने को मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। बाकी ईस्ट और वेस्ट में आप नहीं देख पाओगे। इस तरीके से करोगे ना, उसको करोगे मदर फादर चाइल्ड, सॉरी फादर मदर चाइल्ड करके, तो आप लोगों को समझ आएगा। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसका पार्ट है क्या, 2, दो डायरेक्शन में इसका फोर्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका चलिए 15th क्वेश्चन पे अभी देखो बच्चों, अभी हम ना एमसीक्यू वाले टाइप वाले क्वेश्चंस के ऊपर ही अभी अटके हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। एक अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक डिलीवर हो सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल। एक वायर है जिसका डायमीटर है डी और इसका लेंथ है एल, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा हुआ है, ये आप लोगों को भटकाने के लिए दे रखा है, ठीक है, तो भटकना नहीं है। अब ए डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा है कि रेसिस्टेंस कब डिक्रीज होगा, रेसिस्टेंस जो है वो कब डिक्रीज होगा, किसको बढ़ाने पे जो है रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए,
ठीक है। यदि एरिया को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो मतलब क्या करोगे, रेसिस्टेंस को यदि घटाओगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेसिस्टेंस को यदि हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस को क्या कह रहा है यहाँ पे, रेसिस्टेंस को हमें डिक्रीज करना है, तो किस चीज को हमें बढ़ाना होगा, एरिया को बढ़ाना होगा या फिर लेंथ को। लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ को घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा, लेकिन एरिया को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस को बढ़ा रहा है, एरिया को बढ़ाना है, एरिया किससे बढ़ता है, डी से तो बढ़ता है, पाई आर स्क्वायर करके करते हैं ना हम। ये डायमीटर को यदि तुम बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता जाएगा, घट जाएगा। तो कह रहा है कि किसको बढ़ाना है, तो डायमीटर को बढ़ाओ ताकि क्या हो, रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने काफी बार करवा रखे हैं ऑफलाइन बैचेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए, जिसको नहीं आया समझ में कोई बात नहीं है, समझा देंगे आसानी से। आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे जो है क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ के हमारे तक सीधे पहुंचा सकते हो क्वेश्चन, अपने क्वेरीज वगैरह जो भी है जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए, अब आपका है 16th क्वेश्चन। Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around the long straight carrying wire current? एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे वायर है कोई, ये सपोज करता हूँ कि ये एक वायर है जिसका ये क्या है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये होता है करंट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ होता है, चारों तरफ कुछ इस तरीके से गोलम गोल होता है ना, गोल की तरफ से इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से जो आता है इसको हम बोलते हैं क्या, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर, वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है असर्शन और रीजन वाला बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, यदि ऑप्शन ए भी सही है और ये भी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, दोनों चीजें सही हैं, और आर जो है ये इसको, रीजन जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन हाँ भाई सही कह रहा है तो यदि इसमें सही कह रहा है तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही। बी में इसमें यदि क्या है, यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी हो जाएगा, और यदि ए फॉल्स और बी ट्रू है, सॉरी ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो उसको उस केस में डी हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना एक बार, वीडियो को रिवाइंड करके आगे पीछे, ठीक है, समझ लेना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी मैंने आप लोग बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के अंदर जब आप सनलाइट को रखते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, जब सनलाइट आप इसके ऊपर करते हो तो Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आप लोग, तो ये तो पहला बात तो सही है, होता है। दूसरा, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अबे भाई ये एक्सोथर्मिक है क्या, ये तो एंडोथर्मिक है, इसको हमने लाइट सनलाइट बाहर से दिया है, इसको हीट हमने बाहर से दिया है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो सही है लेकिन रीजन जो है ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है और रीजन गलत है, ऑप्शन ए सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसका क्या हो जाएगा, पार्ट सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइट इन टी प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। मतलब कह रहा है कि जो हाइट होता है, किसी हाइट या वेट जो भी होता है, ये सब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जीन हमारे को इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो बात तो सही कह रहा है बंदा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। अब जो एंजाइम्स को फॉर्मेशन करता है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है, डीएनए के अंदर होता है। वही उसको पुश करता है कि भाई और एंजाइम्स बनाओ ताकि इसके बच्चे का जो हाइट है वो बढ़े या फिर कम हो। ये कौन उसको पुश करता है, डीएनए ही तो पुश करता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और जो आर है ना ये वाला रीजन, जो रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 18 का। 19th का है एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एम्फीबियंस को करना पड़ता है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 चैम्बर जिसके अंदर होते हैं, 4 चैम्बर हर्ट वाले जो है उनके अंदर, जैसे हम लोग हैं इंसान है, उसके अंदर 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है। लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, तो उसके अंदर उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से अलग सेपरेटली नहीं रह पाते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में मिल ही जाते हैं, ठीक है।
तो एम्फीबियंस कैन कंट्रोल टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, उनको टॉलरेट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर हार्ट। नहीं भाई, एम्फीबियंस के अंदर 2 चैम्बर कहाँ से आ गए? मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्लासेस के अंदर कि एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। और मछलियों के अंदर जो होते हैं 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, और ह्यूमंस के अंदर 4 होते हैं। तो पहला असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है? रीजन गलत है। तो रीजन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा क्या है? ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी मैग्नेट को यदि आप ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ देते हो तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर ही अपने आप को दिखाता है, ठीक है। अब एक बात होता है, जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड कुछ इस तरीके का होता है, ये स्प्रिंग वाला पड़ा है। इसके अंदर जैसे ही आप करंट पास करोगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो एक तरीके का मैग्नेट बन जाता है। अब एक तरीके का मैग्नेट है तो उसको घुमा दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। हालांकि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं होता है पूरा, लेकिन हल्का सा एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं उसको। तो हल्का सा एंगल का होता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। ये तो सही बात है, अच्छी बात है, होगा। वो कह रहा है ऑन वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज ए साउथ पोल जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ऑब्वियस सी बात है, उसका एक एंड जो है नॉर्थ पोल दिखेगा और दूसरा पोल जो है वो क्या दिखाएगा? वो साउथ पोल का बताएगा। तो इसके केस में क्या है? आपका ए हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही बता रहा है, और इसके अलावा जो रीजन जो है वो उसको करेक्टली क्या करे? एक्सप्लेन भी कर पा रहा है अच्छे तरीके से। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो आप लोग कर सकते हो। अब जो है हमारा सेक्शन भी है 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग 1 लाइन में 2 लाइन में लिख सकते हो आराम से, ठीक है। 30 वर्ड तक आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। बाकी तो आप लोगों को जो मैं दे ही दूंगा मार्किंग स्कीम वीडियो के लास्ट में, या फिर कभी बीच में मैं दिखा दूंगा एक बार आके, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। एमसीक्यू वाला सेक्शन हमें ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरे को बताने में इतना टाइम लगा है, समझाया है मैंने, लेकिन आप लोग जब खुद से करोगे ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट के अंदर में पूरा ही हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगता है पूरे 20 क्वेश्चन करने के अंदर, ठीक है। यदि आ रहा होगा तो 10 मिनट के अंदर आप लोग क्या कर लोगे? उसको खत्म कर लोगे। तो अब है हमारा सेक्शन भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लैब्ड लैंड इज मिक्स्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 का सॉल्यूशन है लाइम वाटर, ठीक है। मतलब चूना जो घोलते हो ना तुम लोग, वो वाला। इसको हमने क्या किया? इसको हवा में छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब क्या करते हैं? वही चूना को घोलते और चूना को हमने दीवार पे पुताई करते हैं। तो दीवार पे जब पुताई करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? CaCO3 क्या बनाता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप लोगों को कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ए फेंट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे वॉल को जो है साइन देता है। ये भी करवा रखा है मैंने, तो एक बार वीडियो को जरूर से देख लेना यारो, रिविजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उसको ये स्लोली मिल्की हो जाता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और इसके अलावा पानी का फॉर्मेशन होता है जो कि उड़ जाता है हवा में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सपोर्ट एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, सपोर्ट योर आंसर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। यही केमिकल इक्वेशन लिख देना है आपको, और इसके अलावा आपको बताना है कि ये जो लाइम वाटर था उसको ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर तो उड़ जाता है, और व्हाइट कलर जो है हमारे ऊपर वो जो बिल्डिंग हो जाए साइन देता है इस तरीके से। तो ये आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं अभी लिख दूंगा अभी मार्किंग स्कीम, ठीक है। अभी देखो, कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स, ठीक है। कीर्ति ने मेटल्स के साथ HCl रिएक्ट किया है। कॉपर के साथ इसने किया है HCl का रिएक्शन, Cu प्लस HCl। इससे पहले भी जो थोड़ा सा केदारनाथ वाला बताया था मैंने, केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बेचकर, ठीक है। वीडियो करा हुआ अच्छे से, उसको देख लेना है, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रही है कि कीर्ति जो है उसने कॉपर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ है? HCl। ये देखो हाइड्रोजन के साथ कौन था कपल इसका? हाइड्रोजन की, ठीक है, H के साथ Cl था, ठीक है।
ऑलरेडी इनका अच्छा खासा चल रहा था, कौन आ गया अब, किसको, कृति ने किसको भेज दिया, कॉपर को। कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, ये क्या है, कलुआ है, क्या है ये, कलुआ है। क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, अरे रिएक्शन होगा तभी तो गैस निकलेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे ज़्यादा कम रिएक्टिव है ना, ये इससे कम रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन होगा ही नहीं तो गैस कहाँ से निकलेगा, इसमें बोला है कि गैस इवॉल्व हुआ है, बक बड़बक, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि आयरन, आयरन को जब HCl के साथ, आयरन कहाँ है, देखो आयरन यहाँ पे है और HCl, H कहाँ है, यहाँ पे है, ये है H, इससे कंपेयर करो, H यहाँ पे है, आयरन, आयरन ऊपर है, हैंडसम है, भाई साहब रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन होगा तो गैस भी निकलेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम HCl के साथ, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम ये रहा, मैग्नीशियम भी ऊपर है, हैंडसम है, रिएक्टिव है ज़्यादा, रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा तो गैस भी निकलेगा, लेकिन इसने लिखा है गैस नहीं निकलेगा, तो इसने गलत बताया, इसने गलत बताया, यहाँ पे गैस निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि जिंक, जिंक को इसने HCl के साथ रिएक्ट किया है, क्या निकलेगा, जिंक यहाँ पे है और इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्या रिएक्शन होगा, यस रिएक्शन होगा और गैस का भी इवोल्यूशन होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कृति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया है, जैसा कि उसने दे रखा है, 2-4 गलत किया है, 2 गलत किया, 2 सही किया इसने। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड गिव केमिकल इक्वेशन, ऑब्जर्वेशन सही कौन सा है कि ये वाला सही है और एक ये वाला सही है, जैसा कि अभी हमने बताया। अब इसके साथ साथ आप लोगों को कह रहा है इसका रिएक्शन भी लिखना है, तो गलत वाला को तो हटा दो पहले, अब आयरन वाला को लिखना है और जिंक वाले को, मैग्नीशियम ये भी गलत है ना, गलत है, होना रिएक्शन तो होगा लेकिन ये गलत है ऑप्शन, ये बनाएगा FeCl2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। Fe कौन करेगा, क्लोरीन को लेके चला जाएगा और साथ में क्लोरीन हाइड्रोजन जो है एज इट इज वेला रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो Zn जो है Cl को लेके चला जाएगा, तो ZnCl2 और साथ में H2 को, H जो है एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ के चली गई वो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 4 एग्जांपल्स। आप लोगों को 4 एग्जांपल्स देने हैं कि किस तरीके से होगा, क्या मतलब किस तरीके से जो है ये डिफरेंट है, बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो हार्ट जो होता है ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ही धड़कता हुआ रह रहा है, ये खुद ही धड़क रहा है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपने चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि मैंने गर्म चीज़ को, कोई किसी चीज़ को छू दिया और अचानक से जो रिस्पॉन्स मैंने दिया है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर है बच्चों। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शन है और ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का इमरजेंसी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है कि ये जो है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, हमेशा एज इट इज, जिंदगी जब से जन्म लिए मरेंगे जब तक, तब तक हार्ट हमारा क्या होगा, पंप करता रहेगा, चलता रहेगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है और फिर वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, छुआ हटाया स्टिमुलस हो गया, बस बात खत्म, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो है इसके अंदर स्केलेटल मसल का काम नहीं होता है, स्केलेटल मसल मतलब हाथ पैर वाला जो मसल होता है इसके अंदर काम नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका काम होता है। इस तरीके से जो है आप लोग 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, इसमें 4 दे रखा है तो 4 लिख लेना, अभी मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा कह रहा है कि पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, व्हाई। अब देखो गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है, जहाँ पे पित्त होता है, पित्त वो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर एक थैलेनुमा, ठीक है, थैलेनुमा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है, बाइल जूस जो बोला था हमने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर न्यूट्रिशन वाले में कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल प्रेजेंस होता है। अब बाइल का काम होता है कि ये क्या करता है, ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को, वसा को तोड़ने का काम करता है। अब एक बात बताओ, जिस इंसान के अंदर से हमने क्या किया है, गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया है, गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया, तो उसके अंदर बाइल बनेगा नहीं, और बाइल बनेगा नहीं तो फैट्स को वो पचा नहीं पाएगा, वसा को पचा नहीं पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑयली फूड में जो तेल वाला खाना होता है, समोसे पकौड़ी वगैरह, इसके अंदर क्या होता है,
तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और तेल के अंदर क्या होता है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारे को क्या करा जाता है, मना करा जाता है कि जिसको अंदर से गॉल ब्लैडर निकाला जाता है उसको ऑयली फूड मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी में पचा ही नहीं पाएगा, उसके बॉडी को के अंदर जो पचाने वाला रसायन था, जो केमिकल था, वो उसको पचा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये चलता है, तो इसलिए करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द फेनोमेना ऑब्जर्व इन द अबव डायग्राम। यहाँ पे देखो एक ये है प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर एक व्हाइट लाइट आ रहा है, और व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में जो है ये बट रहा है। ठीक है, 7 कलर में वी ग्योर के अंदर बढ़ता है ना, VIBGYOR। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या है, क्या कौन सा फेनोमेना हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्शन मतलब कौन सा फेनोमेना, कौन सी घटना घट रही है यहाँ पे। तो डिस्पर्सन वाला फेनोमेना हो रहा है, डिस्पर्सन का फेनोमेना हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द टू लाइट मेंशन्ड अबव विल हैव हायर वेवलेंथ। हायर वेवलेंथ किसका होता है, हायर वेवलेंथ होता है ऊपर वाले का, रेड, ऑरेंज, येलो। तो येलो लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। क्यों होगा, क्योंकि जो इसके अंदर देखोगे आप, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है सबसे कम कौन मुड़ा है, कम मुड़ा है येलो लाइट। येलो लाइट में थोड़ा सा ही, येलो लाइट थोड़ा सा ही टेढ़ा हुआ है, जबकि ब्लू लाइट जो होता है वो ज्यादा टेढ़ा हुआ है। तो जो लाइट ज्यादा टेढ़ा होता है, जो लाइट ज्यादा टेढ़ा होकर डिस्पर्स होता है, उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब जो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन इन द एंगल। ठीक है, डेविएशन एंगल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि जिसका डेविएशन एंगल ज्यादा, जो ज्यादा मुड़ा है उसका वेवलेंथ कम होता है, और जो कम मुड़ा है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे आपको कह रहा है कि कौन सा लाइट का हायर वेवलेंथ होगा, तो येलो का हायर होगा और ब्लू का लोअर होगा। क्या इतना क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बैठे हुए इतने देरी से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, तो ये येलो लाइट का, तो यहाँ पे जो ये येलो लाइट दिख रहा है, येलो लाइट का क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और ब्लू लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? यदि वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, यदि वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हमें भी सबका साथ सबका विकास वाला जो स्ट्रेटजी है उसमें आप थोड़ा सा योगदान दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पे और करके क्वेश्चन दे रखा है, और में आपको क्या होता है, आप या तो ये क्वेश्चन कर दो या तो ये क्वेश्चन कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है एक। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों में, ऑनलाइन वाले में भी करवाया है ये वाला। ठीक है, ये चैप्टर हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने करवा रखा था कि दो आइडेंटिकल प्रिज्म को आप लोग किस तरीके से रखोगे कि जो व्हाइट लाइट आपने डाला है वो व्हाइट लाइट ही निकलेगा। कैसे रखोगे भाई साहब, किस तरीके से आप लोग रखोगे, ड्रॉ डायग्राम भी बनाना है। तो देखो किस तरीके, एक प्रिज्म आप लोग इस तरीके से रखते थे कुछ, तो यहां से क्या होता था, कोई व्हाइट लाइट ऐसे एंटर करता था, और ये 7 तरीके के लाइट में क्या होता था, ये बढ़ जाता था कुछ इस तरीके से, है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें प्रिज्म को अलाइन करना है, ताकि ये सातों के सातों लाइट क्या हो जाए, वापस से इमर्ज होके एक लाइट बन जाए। तो ये व्हाइट लाइट जो था, ये व्हाइट लाइट ही बन जाएगा वापस से। ये न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वो डायरेक्ट आप लोगों को पूछ लिया गया है इसके अंदर। मैंने डायरेक्ट आप लोगों को ये बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर किस केस में क्या होगा, व्हाइट लाइट जो आया है वो व्हाइट लाइट ही निकलेगा। तो अब कह रहा है कि हाउ विल यू यूज, किस तरीके से यूज करोगे। तो जो इस तरीके से यूज करना है कि जो निकलने वाला जो लाइट है, इनका एंगल, और जो निकलने वाला लाइट है इसका एंगल, और इसका जो आने वाला लाइट है उसका एंगल, दोनों सेम होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप प्रिज्म को अलाइन करोगे, तो जो आप व्हाइट लाइट जो आप डाले हो ना इसके अंदर, वो क्या होगा, एक तरीके से व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, वो 7 रंग में बनेगा नहीं। क्लियर है इतना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, 26वां क्वेश्चन कह रहा है, ये भी वेरी शॉर्ट ही है, अभी वेरी शॉर्ट पे ही है हम। ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड। अब देखो, आपको पता है कि कचरा जो 2 तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो सड़ गल के खत्म हो जाए, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़े गले नहीं। ठीक है, बहुत सालों सालों तक रहता है, प्लास्टिक्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक नेबरहुड में आपको कचरा निकला है, जबकि कचरा जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल ही है। ठीक है, पचने वाला है। तो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। एक बात बताओ, जो घर का कचरा, कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि आप लोगों का केले का छिलका वगैरह हो गया, बाकी चावल वगैरह जो बना हुआ होता है, ये सब सड़ा हुआ जो भी चीज़ है, ये सब आप यदि कहीं पे फेंक दोगे, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यदि निकला है, तो इसकी वजह से क्या होगा,
एक तो गंदा सा बदबू आएगा, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब फॉल स्मेल आएगा वहां से, ठीक है। और दूसरा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स वगैरह पलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे को बीमारियां बहुत सारी हो सकती है। तो दो केसेस लिख रहे थे आप लोग, दो लिख सकते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि आपको गंदे बदबू आएगी, बहुत गंदी भयंकर सी। उसके अलावा बैक्टीरिया वायरस के पनपने का चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे, और आपका जो वो एरिया है वो अनहाइजेनिक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे पनपेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है इतना? अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है। इसके अलावा अब है आप लोगों का सेक्शन सी। यहाँ पे 27 से लेकर 33 तक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड तक आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है। 30 से 50 वर्ड के बीच में इसको लिखना होता है। तो आप लोग 30 से 50 वर्ड के बीच में इसको किसी तरीके से एलेबोरेट करके लिख सकते हो। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड अबव इन 1 and 2, गिव वन एग्जांपल फॉर इच टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैंने इससे पहले करवा रखा है। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन आप लोग खुद से करके लाओगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कौन सा रिएक्शन है। रिएक्शन में बता देता हूँ, उसका एग्जांपल लिख के आप लोग भेजोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कोई सब्सटेंस है और ये दोनों सब्सटेंस है, ये दोनों देखो कपल है आपस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने ए ने सी को लेके चला गया और बी को अकेला छोड़ दिया। कौन से रिएक्शन में होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं उसके अंदर, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक चीज जो है ये क्या करता है, दूसरे को लेके यहाँ से चला जाता है और एक जो है एज इट इज मुंह देखता रह जाता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि पिछले चर्चा किया है ना बहुत सारा यार, काफी बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में, काफी सारे वीडियोज में, आज ही अभी भी जस्ट करा है, ठीक है। तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लेना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा आप लोग को क्या करना है, एक रिएक्शन लिखना है। मैं रिएक्शन इसका लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट का बताना, ठीक है। Zn प्लस CuSO4, ये क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन ही है, आई होप। Zn एक है, Zn एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, ठीक है। ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस इक्वेशन लिखा करो, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट में कह रहा है ए जो है ये सी को लेके चला गया और बी जो है वो डी को लेके चला गया, ए सी को लेके चला गया, बी डी को लेके चला गया। ऐसा रिएक्शन कौन सा होता है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे को लेके चला जाता है, मतलब ये जो है आयंस के एक्सचेंज करके जो है इस तरीके का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन नंबर 27। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक एग्जांपल लिखना है, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या इतना क्लियर है इससे पहले का। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ इस तरीके का टैंक बना हुआ है। टैंक देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक टैंक है जिसके अंदर क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन जा रहा है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक वाला पानी, नमक वाला पानी। इसके अंदर क्या किया है इसने, 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं और इसके अंदर क्या किया इसने, इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, विद्युत धारा का उसके अंदर प्रवाह करवाया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, Na+ अलग हो जाता है। तो इस केस में कह रहा है कि आपको 3 चीजें बनती है। पहले बात तो एक तो बनता है NaOH बनता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा H2 बनता है और इसके अलावा Cl2 का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कि क्लोरीन बना है और एक बेस बना है, बेस को आप लोग एल्कलाई भी बोलते हो। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्रोसेस दैट ऑकर्स, तो कौन सा प्रोसेस है, तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, CHLOR, क्लोर ALKALI, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है ये। अब ये क्यों है भाई साहब, क्यों, तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि एक क्लोरीन बना है और इसके साथ साथ एक एल्कलाई का फॉर्मेशन हुआ है। एल्कलाई मतलब NaOH, बेस का फॉर्मेशन हुआ है एल्कलाई का, तो इसलिए पूरा नाम बन जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। क्या बी पार्ट क्लियर है आप लोगों का। ए पार्ट देखो, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखो Na+ और Cl- में टूटता है, H+ और OH- के फॉर्म में टूटता है, ठीक है। सॉरी, तो प्लस वाला जो है ये क्लोरीन है माइनस, तो माइनस है तो ये किधर की तरफ, प्लस वाले की तरफ जो है ये जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो माइनस जो होता है ये होता है एनायन, तो एनायन जो है वो कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर Cl2 का फॉर्मेशन होगा और एनोड के ऊपर H2 का, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा,
क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये मैंने बता रखा था इससे पहले। और इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई साहब ये बता तो दिया, थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके अलावा आपको 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि द लीव्स ऑफ द प्लांट वेर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, हाउ वुड इट अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द प्लांट। एक बात बताओ, कोई भी लीफ है उसके ऊपर क्या किया हमने, एल्यूमिनियम का फॉइल ऐसे कवर कर दिया है। तो एक बात बताओ, क्या उसको सनलाइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सनलाइट नहीं मिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसको सनलाइट मिलेगा नहीं तो खाना नहीं बना पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला बात हो गया, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। दूसरा, ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पानी का इवेपोरेशन जो होता है स्टोमाटा के थ्रू, वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो नीचे से जो देखो प्लांट है ये, यहाँ से क्या होता है, ऊपर के पोर्शन से इसका जो वो है वाटर वेपर्स जो है वो निकलते रहते हैं। अब ऊपर की तरफ खाली होता है तो नीचे की तरफ से क्या करता है, सक करता है वाटर को, तो और ये लीफ तक पहुंचाने का काम करता है पानी को। ठीक है, इतना क्लियर है? इस तरीके से होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर जो भी स्टार्च वगैरह था प्रेजेंट पहले से, वो तो यूज कर लेगा पहले बात। ठीक है, और प्लांट का जो कलर है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा पहली बार। जो लीफ जिसको ढका हुआ आपने वो येलो कलर का हो जाएगा। तीन चीजें ये होगी आपको। तो ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा, इसके अंदर थोड़े दिन के बाद में प्लांट जो है आपका, वो जो लीफ है वो खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मर जाएगा ना, उसको न रेस्पिरेशन कर पा रहा है, न ट्रांसपीरेशन हो रहा है, न अच्छे से खाना बन रहा है, न कोई पानी जा रहा है उसके अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट जो है वो मर जाएगा। प्लांट मतलब वो लीफ जो है वो खराब हो जाएगा, मर जाएगा कुछ दिनों के बाद। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसके अलावा है आपको, हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, इफ लिम्फेटिक वेसल गेट ब्लॉक्ड हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, एलबोरेट। इन दोनों में आपको एक लिखना है, तो ये बता दिया। दूसरा बता रहा हूं मैं, लिम्फ क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले। लिम्फेटिक सिस्टम एक हमारे बॉडी के अंदर कुछ इसी तरीके से चलता है, जैसे नसें होती हैं उसी तरीके से चलता है। उसका काम होता है कि एक्सेस वाटर को वो हमारे बॉडी के अंदर से निकाल के उसको वापस से कहाँ पे, ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम करती है। जिससे क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब, मतलब ज़्यादा वाटर नहीं रहता है, सूजा सा रहता नहीं। यदि वाटर यदि ये काम यदि लिम्फ यदि ब्लॉक हो जाएगा, लिम्फ यदि नहीं चलेगा, तो क्या होगा, वो पानी को सही से सक नहीं कर पाएगा, और हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, स्किन के अंदर पानी की लेयर बहुत मोटी सी जम जाएगी, थुल सा शरीर हो जाएगा। उस तरीके से पानी की मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल जो ये फैट्स को, जो बड़े बड़े फैट्स है उसको स्टोर करने का भी काम करती है। ठीक है, तो फैट्स के मॉलिक्यूल को स्टोर करने का भी काम रुक जाएगा यदि ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका दो काम क्या है, एक तो ये क्या करता है, फैट्स को स्टोर करने का काम करता है, दूसरा ये वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के अंदर मिलाने का काम करती है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप लोग, ट्राई करो एक बार, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, सीधा इमेज, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, सॉरी, सीधा इमेज का फॉर्मेशन, उसको चाहिए सीधा इमेज। ठीक है, यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, कुछ इस तरीके का मिरर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस, सॉरी ये हो गया सेंटर, ये हो गया आपका फोकस। ये कह रहा है कि रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज, इसका फोकल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर है ना, पोल से लेके फोकस तक की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इस केस में कब इरेक्ट इमेज बनता है? बाकी में आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे की तरफ ही बनता है इमेज, मतलब इरेक्ट नहीं बनता, उल्टा बनता है इमेज। ठीक है, ये बस एक ही केस है जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ना, पोल और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनता है। देखो पैरेलल लाइटर जाएगा तो ये फोकस से मुड़ते हुए चला जाएगा। बहुत बार करवा चुका हूँ मैं वीडियो में। ठीक है, तो उसको देख लेना एक बार। अब एक और होता है यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से यदि आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आता है, जो कि क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इधर तो नहीं मिलेगा, ये कहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरीके से इस साइड की तरफ मिलता है, और ये इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है ना? इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो है कुछ इस तरीके से जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भी डायग्राम बनाया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप लोग कहाँ पे रखोगे मिरर के, कि जो है आपको सीधा इमेज बनेगा। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को लेक्चर में बता रखा है कि जब कॉन्केव मिरर होता है तो उसके आगे कहीं भी आप इमेज को रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो उल्टा ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बस एक ही केस में सीधा इमेज बनता है, जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो।
तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके 40 सेंटीमीटर के बीच में यदि आप रखते हो इमेज ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे, कुछ इस तरीके से होगा और इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट होगा। ठीक है, तो रोहित को मिल जाएगा इमेज सीधा सीधा। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है बी पार्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको रे डायग्राम भी बनाना है, मेरे तरह मत बनाना, इसको प्रॉपर स्केल वगैरह से लेके बनाना होता है। ठीक है, तो इसके भी मार्क्स लगते हैं, तो रे डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा। रे डायग्राम का यदि कोर्स लेक्चर चाहते हो तो लेक्चर मैंने कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अब हम सी पार्ट कह रहा है कि स्टेट वन यूज ऑफ मिरर यू बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एक यूज होता है ना मिरर का, तो यही एक ऐसा मिरर है जो क्या करता है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा करके या छोटा करके दिखा सकता है। तो ऐसा मिरर जो हर एक चीज को बड़ा करके दिखाए, जो बड़ा करके दिखाए, बड़ा करने का कौन सा काम होता है, तो ये सर्जन लोग यूज करते हैं। सर्जन जानते हो, सर्जन बोल रहा हूँ मैं, डेंटिस्ट, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, डेंटिस्ट जो दांत वात उखाड़ते हैं ना, दांत वात को जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर, उनके अंदर क्या होता है, उनको दांत का जो साइज वो बड़ा देखने को मन करता है, मन नहीं करता है, तो उनका देखने का मोटिव होता है कि दांत जो है बड़ा से बड़ा दिख सके ताकि वो अच्छे तरीके से उसको ऑपरेशन कर सके। तो डेंटिस्ट इसका यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा सेविंग करने के भी, दाढ़ी वाड़ी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ताकि बड़ा बड़ा दिखे तो काटने में आसानी होती है। ठीक है, इस कितना क्लियर है, आप लोग कर सकते हो, इजी है ना। चलो, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक देवश्री है, उसने क्या किया है, एक लेंस ले रखा है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास है तो वो कैसा होगा, वो ये वाला ही होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स वाला ही होगा। ठीक है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस 5 सेंटीमीटर होगा फोकल लेंथ इसका। ठीक है, और इसका डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक वो देख पाती है। ठीक है, चलो, तो इसका 25 सेंटीमीटर देख पाती है, मतलब वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर सपोज करो कि यहाँ पे इसका आंख रखा हुआ है, यहाँ पे आंख रखा हुआ मतलब आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, देवश्री यहाँ से देख रही है, तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, कुछ इसी तरीके से इधर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज भी इसी तरफ बनेगा, तो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को। अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन निकाला, तो एम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला V/U। एम बराबर होता है, एम बराबर V/U। ठीक है, तो ये लगाना, तो इसके लिए हमें पहले V तो पता चल गया, U पता करना होगा। तो U पता करने के लिए हमें पता करना सी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, U पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो U पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, 1/F = 1/V - 1/U, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करना है, 1/F = हो जाएगा, अब आप लोग निकालना है 1/U, तो 1/U = हो जाएगा 1/V - 1/F। ठीक है, अब 1/V की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हो 1/-25 -1/5। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, -1 और ये हो जाएगा -5, टोटल हो जाएगा आपका -6/25। ठीक है, तो 1/U बराबर हो गया है आप लोगों का -6/25। तो U हो जाएगा क्या, U हो जाएगा आपका, U हो जाएगा 25/6। ठीक है, मतलब -25/6 हो जाएगा U। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो देखो मैग्निफिकेशन निकालना, तो M = क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो M = हो जाएगा -V, मतलब V/U। V कितना है, V है आपका -25, और U कितना है, U आया -25/6। इससे ये कट गया, बच जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो M मैग्निफिकेशन आपका कितना आ गया, 6। इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सी कीप्स अ बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राई टू रीड, सी इज अनएबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो मतलब ऑब्वियस बात है, वो 10 सेंटीमीटर, हमारा मैक्सिमम रेंज कितना है, हम 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है जिसको कि हम देख ही नहीं सकते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा 25 इनफाइनाइट सेंटीमीटर तक होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो इसलिए हम 10 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि रीजन क्या है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। इसी के अलावा पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें भी वही सेम टू सेम वही बात कह रहा है कि यदि उसको 10 सेंटीमीटर के आगे यदि हरी ने रख दिया, हरी के आगे, ठीक है, तो रवि ने हरी के आगे रख दिया, तो हरी नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, भाई उसका भी तो आंख वही है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक का, तो वो भी नहीं देख पाएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। ठीक है,
इसके अलावा है 32 क्वेश्चन। स्टूडेंट फिक्सेस अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर एक व्हाइट बार मैग्नेट को इस तरीके से रखा है उसने, ठीक है। ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर एंड स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द व्हाइट व्हिच अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है। चलो इसमें क्या किया इसने, एक बार मैग्नेट को किसी बोर्ड के, ड्राइंग बोर्ड होता है एक लैबोरेटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, एक ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर क्या किया उसने मैग्नेट को रख दिया है, और क्या किया इसने छोटे छोटे आयरन के पीसेस को उसने क्या किया छीट फैला दिया इसके ऊपर, फैला दिया। तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि ये कुछ इस तरीके से जो है, ये कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। बुक में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बन जाता है। तो ये वाइड आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, क्यों ऐसा करते हैं ये, एक तरीके से जो आयरन फिलिंग्स आपने दिया है वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से मैग्नेटाइज हो गए हैं, और एक छोटे छोटे मैग्नेट टीनी मैग्नेट्स के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अपने आप को टीनी मैग्नेट, एक तरीके का मैग्नेट ही वो अपने आप को समझ रहे हैं, और मैग्नेट समझने की वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हो आप। बी है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न फील्ड, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ये पैटर्न जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं स्टेट इन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो प्रॉपर्टीज बताने आपको। तो पहला होता है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, काटते क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन 2 हो जाता है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाएगा। इस तरीके से ये कुछ क्लोज लूप, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको 2 ही लिखना था तो 2 लिख देना, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा और वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि एक कंपास निडल है जिसको कहाँ पे रखा गया है, एक करंट कैरिंग वायर है, इसके एक करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंपास को रखा है इसने, ठीक है। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का करंट को हम बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक जो इसका कंपास जो है उसका नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा, इट शोज मच डिफ्लेक्शन, ये मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, बस इतना समझो। दूसरा होता है कि कंपास नीडल इज डिस्प्लेड अवे फ्रॉम द वायर, अब यहाँ पे देखो करंट तो है जा रहा है, अब मैंने इसको क्या किया दूर कर दिया थोड़ा सा, किसको, वो कंपास को दूर कर दिया, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका जो कंपास का नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंपास नीडल जो है वो क्या होगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो कम देखने को हमें मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसके अंदर जो है हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा, कम होता जाएगा, कितना क्लियर है। इसके अलावा है आप लोग का 33 क्वेश्चन, आप लोग देखो, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉजेज ऑफ कंसर्न। आप लोगों को पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ऊपर वाले लेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के लेयर के अंदर हमारे को क्या करता है, ये हमें बचाने का काम करता है, किस चीज़ से, अल्ट्रा वायलेट रे से, किससे, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से हमें बचाने का काम करता है। यदि ये ना रहे, कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, यदि ये ओजोन लेयर यदि टूट जाए, सपोज करो कि ये टूट जाए, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है, इससे हमें ये फर्क पड़ेगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगा, और इस वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत हार्मफुल रेज होती है, एक तरीके से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है उससे, ठीक है। तो हमें क्या करना, तो डैमेज, ओजोन जो लेयर जो डैमेज हो रहा है ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्यों चिंता की बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है इसकी वजह से, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और ये इसके कॉजेज क्या है, तो ये CFC गैस की वजह से होता है, CFC गैस की वजह से होता है, जो कि फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज में, AC में, इस सब के अंदर पाया जाता है, तो CFC गैस की वजह से होता है, तो ये लिख सकते हो कॉज। और इसके अलावा जो है इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो 1986 में देखा गया था कि अंटार्कटिका के अंदर एक मतलब होल देखा गया था इस तरीके से, तो बहुत सारी कंट्रीज ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो हम इससे आगे जो है, अब जो है CFC का यूज जितना से जितना हो सके कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर 1986 में जो था ना, 1986 का जो उस टाइम पे जितना था,
तो कुछ उस लेवल पे हम क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ह्यूमन्स के द्वारा, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम है। इसके ऊपर काम हो रहा है ऐसे कि ओजोन लेयर जो है डैमेज क्यों हो रहा है, डैमेज हो रहा है सीएफसी की वजह से। अब इससे क्या कारण नहीं दिए, डैमेज हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट हमारे ऊपर ये पड़ेगा कि स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। और ओजोन इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या हो रहा है इसके लिए बातें चल रही है कि सभी देशों को कहा जा रहा है कि सीएफसी की मात्रा को कम किया जा सके जितना से जितना हो सके, ठीक है। तो इसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये सेक्शन डी है, और 34 से लेकर 36 का ये जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग मतलब अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा आप लोगों को ज़्यादा करके। तो यहाँ पे देखो चलते हैं, सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद कंपाउंड ए, उसने इथेनॉल को, ठीक है, उसने इथेनॉल को एक कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करवाया। इथेनॉल मतलब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो C2H5OH, इसके साथ उसने क्या किया है, एक कंपाउंड, ठीक है, एक कोई सा भी कंपाउंड रिएक्ट करवाया जिसका नाम है क्या, ए नाम है, ठीक है। रिएक्ट करवाया और बना है कोई स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब स्वीट, जब भी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो होता है ईस्टर। क्या होता है, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5, ये होता है क्या, ये होता है ईस्टर, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो इसके अंदर क्या मिलाते हैं हम, इथेनॉल के अंदर हम क्या मिलाएं कि ये जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो ये जब आप लोग पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन के अंदर तो उसमें बताया जाता है कि इथेनोइक एसिड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथेनोइक एसिड CH3COOH। जब ये मिलाओगे तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो ए सब्सटेंस है, अब आप लोग को आगे क्वेश्चन आएगा, अभी इतना समझो। इसके अलावा कह रहा है कि जब बी को हीट किया जाता है, मतलब कह रहा है सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद कंपाउंड ए, इसने इथेनॉल को ए के साथ रिएक्ट करवाया और इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली बात है, H2SO4 डाल देंगे तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बना है जिसका नाम है बी, ईस्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि उस बी वाले सब्सटेंस को CH3COOC2H5, मतलब बी सब्सटेंस को इसने क्या किया है, इसको ट्रीट किया है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो इट गेव बैक इथेनॉल, एक इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इथेनॉल मतलब C2H5OH बनता है, और इसके अलावा एक और सब्सटेंस बनता है, ठीक है, C, इसके अलावा एक और सब्सटेंस बनता है क्या, C बनता है, जिसका नाम क्या है, तो ये बनता है यहाँ पे CH3COONA, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि A है ये, B है ये, और C बन गया ये। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई A एंड C, A और C क्या है, A क्या है, A इज एन एथेनोइक एसिड, C क्या है, C पूछ रहा है ना, B नहीं ना पूछ रहा है, C पूछ रहा है। C क्या है, एक तरीके का सोप है, क्या है, साबुन है, ठीक है। सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, एक तरीके का सॉल्ट बना है, मतलब सोप बना है, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख ही दिया है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत। इसके अलावा आप लोगों को और वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद इथेनॉल एट 443 केल्विन, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें कह रहा है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है जब आप इथेनॉल को रिएक्ट के साथ हीट करोगे। तो देखो इथेनॉल का क्या था, C2H5OH, इसके साथ जब आप क्या करोगे, H2SO4 को रिएक्ट कराओगे। अब जो भी टेम्परेचर दे रखा है 443 केल्विन जो भी दे रखा है, उसके ऊपर रिएक्ट जब करवाते हो आप, जब उसको रिएक्ट करवाते हो तो इसके अंदर क्या होता है, ये इथीन बनाता है। क्या बनाता है, इथीन, C2H4 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस केस में जो है ये इस तरीके से बनेगा। आप लोगों को रिएक्शन लिखा था तो हमने लिख दिया रिएक्शन, ये रहा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि रेसू बाय फॉरगेट टू लेवल द 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसने मतलब मिस्टेक से उसने 2 टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एक में इथेनॉल है और दूसरे में इथेनोइक एसिड है। वो गलती से जो है ना उसने उस टेस्ट ट्यूब पे लेवल करना भूल गई कि ये इथेनोइक एसिड है कि इथेनॉल है, ठीक है। अब वो उसको कैसे पहचानेगी, ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताना है रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन के साथ कुछ इस तरीके से होगा। आप लोगों को क्या करना है, जो सब्सटेंस है, जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या मिलाओगे आप, क्या मिलाओगे, उसके अंदर मिलाओगे आप NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाते थे हम। तो जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड क्या है, जो आपका इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। इथेनोइक एसिड CH3COOH, सॉरी CH3COOH,
ये इसके साथ मिल के क्या करेगा, एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, उसके अलावा वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका ब्रिस्क एक्सपेंस उसका जो है, उसका टेस्ट जो होगा, उसका स्मेल जो होगा वो ब्रिस्क एक्सपेंस होगा, ठीक है बोला भी नहीं जा रहा, ऐसा एक्सपेंस अलग से स्मेल आने लग जाएगा, ठीक है। तो यदि वो आ रहा है तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, और इथेनॉल के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो लिया है आपने, वो बस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एसिड के साथ रिएक्ट करने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और वो जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा क्या सॉल्ट है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। वो इसके बाद में है हमारा 35 क्वेश्चन। 35 में क्या कह रहा है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फ्रैगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन वाला, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सेल यदि टूट जाता है तो ये वापस से रीजनरेट होकर नया सब्सटेंस, नया जो सेल है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये तो यूनिसेलुलर तक ठीक है। मल्टी सेलुलर में, जैसा कि हम लोग के बॉडी के अंदर, आप लोगों को पता है कि हमारा बॉडी जो एक ही तरीके के सेल से नहीं बना हुआ है, बहुत तरीके के सेल्स है। आप लोग पता है कि एक तरीके का सेल मिल के टिश्यू बनाता है, टिश्यू बना के ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन का सिस्टम मतलब अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से एक बॉडी का निर्माण होता है। तो एक बात बताओ, फ्रेगमेंटेशन तो यूनिसेलुलर के अंदर एक कोई ये है, ठीक है। ये यदि टूट भी जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है ना, ये टूट गया यहाँ से, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे करके एक ही सेल है तो ये आराम आराम से क्या होता है, बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है। एक ही तरीके के सेल बनाने तो वो रीजनरेट हो जाते हैं वापस से। लेकिन मल्टी सेलुलर में एक सेल से थोड़ी होगा भाई, ऐसा थोड़ी उंगली काट के और एक इंसान बना दिया, ऐसा थोड़ी होता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उंगली के अंदर सेल्स अलग अलग हैं, है ना। और हमारे हार्ट, जो हम एक इंसान को बनाने की जरूरत है, हार्ट चाहिए, लंग्स चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए उसके लिए। तो जो हार्ट है, हार्ट के अंदर दूसरा सेल पाया जाता है, तो वो सेल ये वाला सेल थोड़ी बना पाएगा, तो मसल वाला सेल है, वो दूसरा सेल है, वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए ये जो है फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर के अंदर है, तो ये जो है ये बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कारगर होता है, मल्टी सेलुलर में नहीं होता है। हाँ, हालांकि होता है, लिजर्ड के अंदर होता है। लिजर्ड के अंदर पूरा बॉडी नहीं कि उसका आँख काट दो, गर्दन काट दो तो वो नया बन जाएगा, नहीं, उसका जो पूंछ कट जाता है तो पूंछ वापस से बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरीके के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बी है, बी क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन इल एडुकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके मतलब शुरुआत के स्टेज में मतलब 1 साल से लेके 18 साल, मतलब जब से बॉर्न हुआ है, न्यू बेबी जब बॉर्न हुआ है, वहाँ से लेके 18 साल तक, 16 साल तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है तब तक क्या होता है, उसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिजिकल मतलब उसका हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है ना, ये सब बढ़ता है 18 साल तक, 16 साल तक, 18 साल तक, जिसकी जैसे प्यूबर्टी आते हैं, जितने हिसाब से 15, 13 जैसे आते। तो एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर क्या होता है, बस फिजिकल ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के लिए हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, फिजिकल ग्रोथ, और जो भी सेक्सुअल ग्रोथ है, जैसे कि एग्स हो गए, स्पर्म्स हो गए, ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेक्सुअल मैचुरेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये मार्किंग स्कीम, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। हाउ आर वेरिएशंस यूजुअल फॉर स्पेसीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्टरनेशन इन नीचेस। नीचेस का बताओ तो वही छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोई स्पीसीज के अंदर यदि कोई इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कोई वेरिएशन आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि एक बारी में यदि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है, तो वो बच्चा ऑब्वियस बात है वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो यदि ड्रास्टिक एकाएक यदि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो वो स्पीसीज ऐसे भी मर जाएगा, ठीक है, जिंदा नहीं रहेगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो चेंजेज होते हैं, छोटे छोटे जो वेरिएशन होते हैं, उसमें जिंदा रहने के चांसेस होते हैं। हम इवॉल्व होके धीरे धीरे इवॉल्व होके, बंदर से इवॉल्व होते होते हमारा पूंछ धीरे धीरे छोटा हुआ, इस तरीके से जो इवॉल्व होते होते हम जो है आज इस फॉर्म में हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन यदि अचानक से बंदर से कोई बंदर का बच्चा कोई आदमी, ऐसा थोड़ी देखा है कि ड्रास्टिक ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और ये यदि देखने को मिलता भी है तो बच्चा क्या होता है, मर जाता है वो कुछ दिनों के बाद। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि वो इस लाइफ में, इस जिंदगी में सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए ड्रास्टिक चेंज यदि होगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रह नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी थोड़े थोड़े चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड एनर्जी कंडीशंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय आफ्टर इम्प्लांटेशन। देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जब यूट्रस के अंदर जब फोटस जब पलने लग जाता है तो उसके अंदर प्लेसेंटा नाम का एक वो होता है जो क्या करता है, बच्चे को फूड
और जो भी इसेंशियल कंपोनेंट्स है, इसेंशियल चीज़ें उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और उसी के थ्रू जो है बच्चा जो है पेट के अंदर जिंदा रहता है, माँ के गर्भ के अंदर क्या होता है वो जिंदा रहता है। तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो किस तरीके से होता है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके अंदर बहुत सारे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ से जो भी माँ उसकी जो ग्रहण करती है खाना वगैरह, तो वो एनर्जी वगैरह जो है वो बच्चों तक पहुँचने का काम किस तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी थोड़ी देर। अभी देखो 36 क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, इसमें ना क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आप लोगों को डराने के लिए कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 और रूम नंबर 5, 5 कमरे हैं, ठीक है, घर के। इसके अंदर क्या किया गया है, द डायग्राम शोज अबव इन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट, द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज 5 यूजेबल स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड फॉर द। इसके अंदर वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपका 220 वोल्ट, और करंट दे रखा है कितना, आई दे रखा है कितना आपको 22 एम्पियर। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी बाई आई, वी बाई आई मतलब हो जाएगा 220/22, कट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 10। तो आर कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस है आपका 10, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा आप लोगों को कह रहा है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन। तो कौन सा कनेक्शन होगा, कनेक्शन बताया था, दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। तो घरों के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे लिखोगे पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड इन द हाउसेस, ठीक है। हाउस में कैसे यूज किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहना यार, ठीक है, लाइक करते रहना, नहीं जिन्होंने एक बार कर दिया तो ठीक है, दोबारा करोगे तो डिसलाइक हो जाएगा, वो लाइक हट जाएगा वहाँ से तो जिन्होंने नहीं किया वो कर देना लाइक वापस से, ठीक है। चलिए चले, इसके बाद में कह रहा है कि द स्पेसेस 5 और 4 हैव द सेम रेसिस्टेंस। जो 5 और 4 रूम है इसके अंदर सेम रेसिस्टेंस है, मतलब मान लेता हूँ कि 5वें नंबर कमरे के अंदर रेसिस्टेंस है कितना R, ठीक है। और किसके कहने का 5 और 4 है, चौथे कमरे के अंदर में भी R ही है रेसिस्टेंस। स्पेस 3 मतलब तीसरे नंबर कमरे में कितना रेसिस्टेंस है, तीसरे में है 20, और चौथे में है कितना, चौथे में है 30 ओम। और इसके अलावा जो पहला कमरा है, फर्स्ट रूम है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो जो पहला कोई कमरा है इसके अंदर, पहला में क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड और सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड है, सेकेंड कमरे में 30 ओम है, और फर्स्ट कमरे में कह रहा है कि ये कितना होता है, सेकेंड डबल है, किससे, 5 के अंदर जितना है उससे डबल है, डबल है तो 2R हो जाएगा यहाँ पे। क्या इतना क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस फॉर स्पेस 5, पांचवें के अंदर कितना रेसिस्टेंस होगा, हमें मतलब आर की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखो फॉर्मूला पता है, 1/r इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल आर नेट, आर नेट मतलब आर पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो हम क्या करेंगे 1/r कितना का टोटल नेट आया 10 बराबर 1/r1 कितना है, r1 है 1/2r, मैं ऐसे लेता हूँ 5 से लेके चलता हूँ 1/r प्लस 1/r प्लस, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका 1/2r प्लस 1/20 प्लस 1/30, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। r ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r क्या होता है 1/r, आप लोग अलग से कर सकते हो, 1/r प्लस 1/r हो जाता है 2/r, r का r 1 प्लस 1 2/r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/r प्लस 1/2r, ठीक है। इनको अब करोगे 2r, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r आप यदि कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा 2/1 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो बच जाएगा आपका 2, 4 प्लस 2 1 2 1, ठीक है 5/2। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 5/2r, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5/2r। तो ऐसे करके ना फ्रैगमेंट में सॉल्व करना 5/2r, ठीक है। और इसके अलावा 1/20 प्लस 1/30 है ना, तो अब बराबर क्या हो जाता है 1/10, है ना ये वाला। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 30 और 20 का अलग से कर लो पहले। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम करोगे तो 15 2 10 2 5 3 15 5 2 नहीं 10 3 2 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से छोटे छोटे करके करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा 60, 23 जा 3 2 5/60 हो जाएगा, 5/60 जो कि हो जाएगा 1/12, है ना। तो अब इस
पूरे का होगा 1/12। अब देखो यहाँ पे 1/10 इज इक्वल टू 5/2r प्लस 1/12। अब इसको सॉल्व करो। अब ये आसान हो गया, ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे ना तो आसानी से बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा नहीं तो 12 2 दूनी 24r हो जाएगा, ठीक है, 24r। तो 2 ये हो जाएगा 60 प्लस 2r, ठीक है, 60 प्लस 2r बाय 30 सॉरी कितना हो गया 24r, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको ना रफ कर देता हूँ। ये आपका कितना आया है यहाँ पे देखते हैं, चलो। तो 1/10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये याद रखना, बाकी को मैं मिटा दूंगा। 1/10 इक्वल्स टू क्या आया आपका 60 प्लस 2r अपॉन में 24r आया है, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ इस तरीके से होगा सॉल्व। यहाँ पे देखो 1/10, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं, 24 को r से करो, 1 का करो, 24r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 प्लस 20r, ठीक है। ये 20r इधर की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24r में से 20r गया तो 4r इक्वल टू हो जाएगा 600, r इक्वल टू हो जाएगा 600/4, 150 ओम। तो जो पांचवा जो कमरा था पांचवा, उसके अंदर आर रेसिस्टेंस था, आर रेसिस्टेंस का मतलब उसके अंदर कितना 150 ओम हो जाएगा। इसके अंदर उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, पांचवें वाले कमरे का 150 ओम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 150 ओम जो है उसके अंदर देखने को हमें मिलेगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेस, व्हाट इज द करंट इन द स्पेस 3 में कितना स्पेस है, 3 में बताओ। 3 तीसरे वाले कमरे में कितना था, कहाँ गया, स्पेसेस 3 and 2 हैव रेसिस्टेंस। तीसरे कमरे में जो है आर कितना है, आर है 20, ठीक है, आर कितना है 20 है। और कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई निकालना है आपको। वोल्टेज पता है आपको 220 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है, करंट निकालना है तो v इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। आई इक्वल टू हो जाएगा v बाय आर, v कितना है 220/20, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा 11, कितना आएगा करंट कितना आएगा 11 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन द मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल appliances to save them from accidental high electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट से यदि सॉकेट से बचाना है, बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, तो सबसे हमें बचाना है, क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसके अंदर एक फ्यूज लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है कि जो करंट डायरेक्ट आ रहा था वो क्या हो जाता है, वो फिर उसका कनेक्शन कट हो जाता है, और कनेक्शन कट हो जाने की वजह से आपका जो डिवाइसेस है वो बच जाते हैं, बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका मैं आपको 37 क्वेश्चन 37 और 39 आर केस बेस्ड क्वेश्चन, तो ये हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। 37 38 में बस लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन नहीं है, हम कर लेते हैं, ठीक है। टू स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ उसने क्या किया है, 2 बच्चे उन्होंने क्या किया, एक नेल को उसने पानी के अंदर रखा है, ठीक है। पहले जब तोला था उसको वजन था 3 ग्राम, और एक पतली सी चादर को मतलब प्लेट को उसने रखा है, प्लेट का वजन था 6 ग्राम। जब उसको कुछ दिनों बाद निकाला गया, उसको खाया गया, उसका वजन देखने को मिला 3.15 ग्राम और 6.33 ग्राम। वजन बढ़ गया, वजन इसलिए बढ़ गया कि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ गया, जंग लग गया, तो जंग का वजन जो है बढ़ गया, जंग की वजह से उसका जो है वो बढ़ चुका है। अब बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसका वजन जो है बढ़ गया 3.15 और 6.33। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आयरन है, जो नेल है, जो मतलब काटी है, जो काटा, उसके अंदर कितना 0.15 ग्राम ही बढ़ा है, और इसके अंदर 0.33 मतलब लगभग 2 गुना बढ़ा है। क्यों बढ़ा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरिएबल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है भाई, डिफरेंस पहला डिस्टेंस डिफरेंस तो यही है, पहला डिफरेंस तो यही है कि इसके अंदर क्या है, उसने जो काटी था, नेल था, उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, बहुत कम है, तो उसके अंदर जंग बहुत कम लगेगा। जितना ज्यादा फैला हुआ एरिया हो, उतना ज्यादा जंग लगेगा, उतना ज्यादा जंग लगेगा, उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा इसका, इस वजह से होता है, ठीक है। इसका क्या इन अनदर सेट ऑफ पोजीशन कोटेड आयरन नेल्स विद जिंक मेटल नोटेड दैट आयरन। बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है, जो आयरन है ना उसको उन्होंने किसी एक जिंक नाम के मेटल से क्या किया, उसको कलर कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है।
अब उन्होंने बच्चों ने ये नोटिस किया है इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने जब उसको करा है तो जब ये गैल्वेनाइजेशन, जब ये जिंक का लेयर हट भी जाता है ना, तब भी जो है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उसके अंदर एक पतला सा लेयर बना ही रहता है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है 2-3 मेथड्स आप बताना, 2 मेथड्स बताना है आपको कि जिससे रस्टिंग को मतलब जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने डिस्कस किया हुआ है यार, ऑयलिंग कर दो, ग्रीस लगा दो उसके ऊपर, पेंट कर दो, है ना, काफी सारी चीजें, गैल्वेनाइजिंग कर दो। तो ये 4-5 चीजें हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपने मतलब रस्ट जंग लगने से अपने लोहे के सामान को बचा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है मतलब इन द सेंस कि मतलब आप देखो, इसमें मैं आपको समझा दूं कि ये जो है बी पार्ट, आपको ए तो सबको करना है, 37 क्वेश्चन का ए पार्ट तो सबको करना है, ठीक है। बी पार्ट में आपको ऑप्शन है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। तो अब मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है, हालांकि वो भी वाला भी इजी था, ये भी इजी है। तो इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द आयरन रस्टिंग विल ऑकर मोस्ट, किसमें ज्यादा जंग लगेगा, किसमें जंग ज्यादा लगेगा। पहला देखो, आयरन बकेट विथ इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जंक, एक आयरन का बाल्टी है जिसके ऊपर जिंक लगा हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटेड किया, अभी पढ़ा है हमने कि जिंक लगने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विथ एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रिकल का केबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी का केबल, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ा हुआ है, तो वो भी उसमें भी वो उसके अंदर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। इसका कह रहा है कि आयरन हिंजेज ऑन गेट, आयरन हिंजेज ऑन गेट, ठीक है। इसके बारे में कुछ बता नहीं रखा है कि पेंट किया हुआ है या क्या किया हुआ है, अभी देखते हैं, यही शायद सही होगा, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम देख लेते हैं। पेंटेड आयरन फेंस, ये जो आयरन का जो फेंस होता है ना, जो दीवारों के ऊपर जो लगी हुई होती है, ठीक है, कांटे, तो इसके ऊपर पेंट किया हुआ, मतलब पेंटेड क्या होता है, पेंट से तो ऑब्वियस बात है ये बचेगा ही, तो इसके ऊपर भी जंग ज़्यादा नहीं लगेगा। तो किस में ज़्यादा रस्ट लगेगा, किस में ज़्यादा जंग लगेगा, तो सी वाले ऑप्शन में ज़्यादा जंग लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो कोई रस्टिंग किया, ना तो कोई पेंटिंग किया हुआ, ना ग्रेसिंग, ना ऑयलिंग, ना पेंटिंग, कुछ नहीं किया हुआ, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये जो है आपको दिक्कत करेगा। इतना क्लियर है, दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है पूजा हैज ग्रीन आईज व्हाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आईज। उस पूजा के पास क्या है, पूजा के पास ग्रीन आई है, ग्रीन आई है, रिसेसिव ट्रेट, और उसके भाई के पास ब्लैक आई है, उसका ब्रदर जो है इसके पास क्या है, ब्लैक आई है। अब ब्लैक कुछ भी हो सकता है, अभी मैं इसका लिखूंगा जीन, ठीक है। उसके पेरेंट्स के पास भी, उसके मम्मी के पास में भी और उसके पापा के पास भी कौन सा कलर है, मम्मी और पापा के पास भी ब्लैक कलर ही है। कैसा है, ब्लैक कलर का आंख है। ऐसा कुछ हो सकता है, तभी तो इसमें से बी, इसके अंदर हो सकता है कि ये बी बी आ जाए, और इसके अंदर हो सकता है कि बी जी आ जाए, दोनों चीज हो सकती है। देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसके अंदर पूजा के अंदर क्या हुआ है, ये जी, इसके अंदर से मम्मी की तरफ से जी आया और पापा की तरफ से भी जी ही आ गया, इस वजह से इसका कलर कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। और इसके केस में दोनों चीजें हो सकती है, हो सकता है कि पापा की तरफ से भी बी आए और मम्मी की तरफ से भी कैपिटल बी आ जाए, तब भी ब्लैक होगा। और हो सकता है कि पापा की तरफ से ब्लू आए और मम्मी की तरफ से ग्रीन आए, तो मतलब ब्लू बोल रहा हूँ, ब्लैक आए और ग्रीन आए। ये तो दो तरीके का बन सकता है कि या तो ब्लू हो सकता है तो ब्लैक, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये ब्लैक बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसका क्या है, ब्लैक आई है। इतना क्लियर है। अब जो इसका जो हस्बैंड है, पूजा का हस्बैंड है रवि, ठीक है, रवि का ब्लैक आई है। अब यहाँ पे रवि की बात करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया रवि, और ये हो गया रवि की मम्मी और रवि के पापा, ठीक है। रवि के मम्मी के कौन सा ग्रीन आई है, तो ग्रीन आई है तो जी जी, ठीक है। उसके पापा के पास ब्लैक आई है तो बी बी, और इसको भी मिला है कौन सा, ब्लैक आई मिला है। ब्लैक आई मिला है मतलब पापा की तरफ से बी आया होगा और मम्मी की तरफ से जी आया होगा, इस वजह से जो है ये ब्लैक कलर का बना है। क्या इतना क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द above given information in the given green color eye, the green color eye is a dominant or recessive trait। तो ग्रीन कलर क्या है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, आप लोग खुद बताओ। ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आएंगे तभी जो है अपना इफेक्ट ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट है। ग्रीन कलर इज द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा बी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर आई। पूजा का जो भाई है उसके जेनेटिक का जो मेकअप वो मेकअप मत समझना, उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से, या तो बी बी हो सकता है या तो बी जी हो सकता है। तो ये हो गया इन दोनों में से, या तो आइदर दिस और दैट, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये दोनों उसका जो है जेनेटिक्स का क्या हो सकता है, मेकअप हो सकता है। मेकअप कह सकते हो मतलब कि वो किस तरीके से उसका जो है जेनेटिक्स बना हुआ है, उसका आंख जो है वो किसके वजह से ब्लैक कलर का है, ठीक है। इन दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आईज
ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस चार्ट भी बनाना है यार, इनहेरिटेंस भी बनाना। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसको मिटा के, ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों का, पूजा और इसका, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया। देखो रहने दो यार इसको, यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या था, पूजा के पास कैसा, अब कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट पूजा एंड रवि, रवि का कैसा अंक है, रवि का है बी जी, है ना, रवि का अंक है बी जी, और पूजा का अंक कैसा है, पूजा का अंक है जी जी। तो फॉर्मेशन क्या होगा, बी जी 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 बी जी और जी जी, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा कुछ आंख का, है ना। तो अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी, ये क्या है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। तो 50-50% चांस है, किसका, 50% चांस है कि उसके बच्चे का, जो उसका जो बच्चा होएगा उसके अंदर क्या होएगा, ग्रीन कलर का आंख होएगा, ठीक है। तो ये 50% का चांसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अभी कौन सा क्वेश्चन है ये, 50 वाला, और करके भी आ रखा है, 50% ऑफ द पूजा ऑफस्प्रिंग, 50% of the offspring of Pooja brother are green eyed with the cross, so how it is possible। 50% of the पूजा का जो ब्रदर है, जो 50% जो ऑफस्प्रिंग होगा पूजा के भाई का, वो ग्रीन आई होगा। वो कैसे होगा, कुछ इसी तरीके से बनेगा, एक बार आप लोग देख लेना उसको, ठीक है, आसानी से। इसके अलावा है हमारा लास्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, सेम टू सेम था वही वाला। अब ये देखो 39 क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि द अबव इमेजेस आर दैट ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स हैव स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड इन स्टर्डी फ्रेम्स ideally suited to magnification and projection since they have the very high resolution and high, ठीक है। इस तरीके का कोई वो है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर है जिसके अंदर स्लाइड लगाया जाता है, कुछ इस तरीके का, जो जैसा कि आपको इमेज में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू शो अ स्टूडेंट द इमेजेस ऑफ द इंसेक्ट दैट शी इन्वेस्टिगेटेड अबाउट अ स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस 500 टाइम्स इनलार्ज इमेज बनाएगा। छोटा बनाता है कौन सा, कॉनकेव का, लेकिन बड़ा इनलार्ज करके कौन बनाता है, कॉन्वेक्स ही बनाता है, ठीक है। तो आगे आएगा क्वेश्चन आए, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब इन्वर्टेड इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, याद करो, इन्वर्टेड इमेज बनाता है यही वाला, ठीक है। इसके अलावा स्लाइड ऑन स्क्रीन 10 मीटर अभी इसको रखा हुआ है, ठीक है। स्लाइड को 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डाटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट हैव द स्लाइड प्रोजेक्टर है। कौन से तरीके का लेंस है, कौन सा लेंस इन रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, इन्वर्टेड कौन सा बनाता है, तो बोलोगे कि भैया कन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा कह रहा है इफ द v इज अ सिंबल यूज्ड फॉर द इमेज डिस्टेंस एंड u फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देन विद वन रीजन स्टेट व्हाट विल द साइज ऑफ v by u। अरे देखो m बराबर होता है v by u, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस, मतलब इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, एक बात बताओ, ठीक है। ये कोई लेंस है, u हमेशा कैसा होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, u कैसा है, u इज ए नेगेटिव और v इज ए पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको पुट करोगे तो u इज ए नेगेटिव और v इज ए पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा इसका, m बराबर नेगेटिव। ये m क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव होगा, माइनस v बाई u का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्लाइड प्रोजेक्टर है कन्वेक्स लेंस विद फोकल एंड दिस स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन दिस हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन। देखो यहाँ पे एक स्लाइड प्रोजेक्टर है जिसका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f है 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हाउ फार, स्लाइड को 21 सेंटीमीटर अभी, मतलब u ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, 21 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इधर की तरफ रखते हैं, u माइनस की होता है हमेशा। इसके अलावा आपको कह रहा है कि स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब आपको v निकालना है जो कि लेंस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f वाला फॉर्मूला पे आप लोग पुट करोगे, इससे आप लोग को क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आप लोग को निकल जाएगा। ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है, मतलब इसका जो और करके पार्ट है, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है कि जब एक स्लाइड को 15 सेंटीमीटर को प्रोजेक्टर के पीछे रखे हैं तो इमेज का फॉर्म जो 3 मीटर के आगे बना हुआ है, तो इसका फोकल है 14 सेंटीमीटर का। आप लोग को रे डायग्राम का फॉर्मेशन करना है जब स्लाइड को आप 15 सेंटीमीटर पे रखोगे, मतलब u आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इमेज जो है v जो है 3 मीटर पे बना हुआ है, मतलब 3000 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 300 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है इसका
वो 14 सेंटीमीटर पे है। तो आपको उस तरीके का डायग्राम, रे डायग्राम एक जो है फॉर्मेशन करना है। यदि आप लोगों को ये देखना है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसमें देख लेना। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब किस तरीके से जो है आप लोग का ये चेक होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार मैच कर सकते हो कि किस तरीके से आपको लिखना होता है, और इसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिकली आप लोगों का हेल्पफुल रहेगा, जो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको देखना सही तरीके से, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। बच्चों ये जो मार्किंग स्कीम है, ये आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा लिंक व्हाट्सअप का। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को ये पूरा का पूरा ये वाला जो पूरा सीरीज है मार्किंग स्कीम है, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।